आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश, हम लोग इसका अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, संख्याओं का खेल। और आज के इस वीडियो लेसन में हम पेज नंबर 64 और 65 में दिए गए तथ्यों को समझेंगे और प्रश्नों का हल भी निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की जो नई पाठ्य पुस्तक है उसके मैथ और साइंस दोनों का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है घड़ी और कैलेंडर की संख्याएं। हम देखते हैं कि घड़ी में भी जो समय बताने के लिए संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसमें भी कुछ पैटर्न होता है। और साथ ही साथ हम कैलेंडर के विषय में भी जानेंगे कि कैलेंडर में जिन अंकों का उपयोग होता है दिनांक को बताने के लिए, डेट को बताने के लिए, क्या उनमें भी कोई पैटर्न होता है। सामान्य 12 घंटे वाली घड़ी में कुछ समयों में पैटर्न दिखाई देता है। उदाहरण के लिए आप लीजिए 4:44। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तीनों में 4 अंक का ही उपयोग हुआ है। सामान्य 12 घंटे वाली घड़ी में कुछ समयों में पैटर्न दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे 4:44। आप क्या देख पा रहे हैं, मिनट और घंटा बताने के लिए सिर्फ 4 का ही उपयोग हुआ है। उसी प्रकार 10:10 में आप देखें तो इस तरह से चल रहा है 1010, पैटर्न इस तरह से चल रहा है। और 12:21 को दिखाने के लिए आप देखेंगे तो इसको आप उल्टा भी पढ़ेंगे, वही होगा 1 2 2 1, उल्टा भी पढ़ेंगे तो 1 2 2 1। ये एक पैलिंड्रोम संख्या के जैसा दिख रहा है। आगे हमसे कहा जा रहा है 12 घंटे की घड़ी में इस प्रकार के सभी संभव समयों को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ एक और भी बात कही जा रही है, मनीष का जन्मदिन 20/12/2012 को है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 0 1 2 उसी क्रम में दोहराए जाते हैं, 2 0 1 2 2 0 1 2। तो बीते समय में इस प्रकार की कुछ अन्य तिथियों को भी ज्ञात करना है जिसका क्रम जो है दोहराया जाता है, इस तरह से 2012 2012। सबसे पहले हम घड़ी की इस पैटर्न को देखते हैं, 4:44। इस तरह के कुछ और समय इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, जैसे 1:11। इसमें देखिए आप सारा 1 1 1 ही है। इसी तरह से 2:22 भी दिखा सकते हैं आप, सब में 2 2 2 है। फिर 3:33 में यहाँ पे सारा 3 अंक का ही उपयोग हुआ है। 4:44 ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। और फिर 5:55, 6:66 यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि 66 मिनट होता ही नहीं है। जैसे ही 60वां मिनट होता है तो वो 7 बज जाएगा, तो 6:66 होगा ही नहीं। तो इस प्रकार जो है इस पैटर्न में हम इस पैटर्न में इतना ही समय को बता सकते हैं। और समय का जो दूसरा पैटर्न था इस तरह से 10:10, इसमें देखिए 1010 इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1:01 को ऐसे लिख सकते हैं 0101, 2:02, 3:03 में 0303, 4:04 0404, 5:05 0505। इसी तरह से 6:06, 7:07, 8:08, 9:09, 10:10, 11:11 और 12:12। ठीक है, तो 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 यह पैटर्न आप समझ गए होंगे। तीसरा पैटर्न इस तरह से था, जिसको आप उल्टा भी पढ़ेंगे तो वही होगा, जैसे 0 1 1 0 है तो 0 1 1 0 पैलिंड्रोम संख्या के जैसा है। 0 2 2 0 0 2 2 0 उल्टा भी पढ़ेंगे तो इस तरह से आप 1:10, 2:20, 3:30, 4:40 और 5:50 को दिखा सकते हैं। 6:60 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 6:59 होगा और उसके बाद फिर 7 बज जाएगा। तो यहाँ तक ही हम इस पैटर्न में दिखा सकते हैं। और आगे मनीष का जो जन्मदिन है वो था 20/12/2012 को। तो यहाँ पे जो संख्याएं इस तरह से
इनका जो क्रम है दोहराया जाता है। जैसे देखिए 2012 2012 20/12 2012। तो हमें ऐसे ही कुछ संख्याएं लिखने के लिए कहा गया था। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जैसे 20/5/2005। इसमें देखिए आप 2005 2005, 20/11/2011 2011 2011, 20/8/2008 2008 2008, 19/11/1911 1911 20/7/2007 2007 2007। तो आप भी इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल अपने माइंड से सोच के लिख सकते हैं। यहाँ पे सारा का सारा डेट नहीं हो पाएगा। मान लिया जाए कि आप 2025 का अगर लिखना चाहते हैं तो 2025 अगर आप लिखिएगा इस तरह से तो 2025 हो गया। अब यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 20/25। तो 20 तारीख तो हो जाएगा, लेकिन क्या साल में 25 महीने हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये आप नहीं लिख सकते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या रखना होगा? 12 रखना होगा। क्या रखना होगा? 12 2012, ताकि यहाँ पे जो है मैक्सिमम आपका क्या आ सकता है? 12 महीने तक ही है। तो अंत में जो 12 है वो आपका महीना दिखाएगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आप 2012 ले लेते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 20/12/2012। ये संभव है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 2013 लेंगे, 2014 लेंगे तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि अंत का जो 2 अंक है वो आपको महीना में यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो 13 महीना तो होता नहीं है, 14 महीना होता नहीं है, तो वो संभव नहीं है। आप 1 से लेके 12 तक की संख्याएं को जो है यहाँ पे 01 हो सकता है, 02 हो सकता है, 03 हो सकता है और 12 तक हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 12 ही महीने होते हैं एक साल में। और आगे है, उसकी बहन मेघना का जन्मदिन 11/2/2011 को है। इसमें बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं अंकों को एक जैसे ही पढ़ा जाता है। जैसे देखिए 1102 2011, उल्टा भी आप पढ़ेंगे तो वही आएगा 1102 2011। बीते हुए समय से इसी प्रकार की सभी संभावित तिथियों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मेघना का जन्मदिन दिया गया है। इसको अगर हम इस रूप में लिखें 1102 2011, अगर आप इसको उल्टा भी लिखिएगा, यहाँ से लिखना चालू कीजिएगा, तो पहले 1 फिर 1 फिर 0 फिर 2 फिर 2 फिर 0 फिर 1 और फिर 1। देखिए दोनों एक जैसा है कि नहीं? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं भी अगर आप इसको लिखिएगा तो बिल्कुल एक जैसा ही होगा। तो हमें इस प्रकार के कुछ और डेट लिखने थे, दिनांक लिखने थे, जो दाएं से बाएं भी पढ़ने में वैसा ही अंक आए और बाएं से दाएं पढ़ने में भी वही अंक आए। तो इस तरह से हो सकता है 20/2/2002। आप इसमें देख सकते हैं 2002 2002, उल्टा भी लिखेंगे तो वही होगा 2002 2002। इस तरह से एक और आप लिख सकते हैं 1/2/2010। यहाँ पे देखिए 01/02/2010 लिखा। अब उल्टा लिखिए, पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 2 फिर 2 फिर 0 और फिर 1 और फिर 0। देखिए दोनों समान है कि नहीं? इसी प्रकार का एक और उदाहरण आप लिख सकते हैं 30/2/2003 3002 2003, तो वही हो जाएगा 3002 2003। तो इस तरह के और भी आप कोई और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और आगे है, जीवन इस वर्ष के कैलेंडर को देख रहा था। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया कि हम कैलेंडर को प्रत्येक वर्ष क्यों बदलते हैं। क्या हम कैलेंडर का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते? इस विषय में आप क्या सोचते हैं कि 2025 का जो कैलेंडर है वो 2026-27 में क्यों यूज़ नहीं हो सकता? आगे कितने सालों के बाद उसको हम यूज़ कर सकते हैं? आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले वर्ष का कैलेंडर इस वर्ष के कैलेंडर से अलग था। यानी कि पिछले वर्ष जो है 1 जनवरी कौन से दिन में शुरू हुआ था, इस वर्ष जो है 1 जनवरी को किसी और दिन में शुरू हो रहा है। इस प्रकार अगले वर्ष का कैलेंडर भी इस प्रकार
अगले वर्ष का कैलेंडर भी पिछले वर्षों के कैलेंडर से अलग है। लेकिन क्या किसी वर्ष का कैलेंडर कुछ वर्षों बाद दोहराया जाएगा? क्या किसी वर्ष की सभी तिथियां और दिन ठीक किसी दूसरे वर्ष के कैलेंडर के साथ पूर्णतः मेल करेंगी? तो इसका जवाब क्या है? बच्चों, आप इसे ध्यान से सुने। एक कैलेंडर जो है वर्ष 6, 11 या 28 वर्षों के बाद दोहराया जा सकता है। अब यह डिपेंड करता है कि वो वर्ष जो है किस प्रकार का वर्ष है। सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है जिसमें 366 दिन हो जाते हैं, या फिर लीप ईयर के ठीक बाद वाला वर्ष है। तो यहाँ पे आप समझ लें, सामान्य जो वर्ष होते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं, जैसे कि 2010, 2011, 11 वर्षों के बाद दोहराया जाता है। इसका कैलेंडर ठीक 11 साल के बाद सेम टू सेम आएगा। लीप ईयर, जैसे कि 2012 लीप ईयर था, तो लीप ईयर वाले जो कैलेंडर होते हैं 28 साल बाद दोहराया जाता है। और लीप ईयर के बाद वाला वर्ष, जैसे 2012 लीप ईयर था, तो उसके बाद वाला साल क्या हो जाएगा? 2013। इसका जो कैलेंडर है 6 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। पेज नंबर 64 में नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, आइए पता लगाएं। लेट्स फाइंड आउट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, प्रतिभा अंकों 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7432। जब ये 4 अंक दिए गए हैं तो इससे सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार होगी? सबसे बड़ा संख्या को पहले लिखेंगे 7, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस प्रकार आएगा 7432। तथा इससे जो सबसे छोटी संख्या बनेगी, इसमें सबसे छोटी संख्या को पहले लिखने से बनेगा 2, 3, 4, 7, 2347 बनाती है। इन दोनों संख्याओं का अंतर जब निकालती है तो आता है 5085, और इन दोनों संख्याओं का योगफल जो है वो है 9779। अब आगे है, निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। पहला कथन यह है कि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो 5085 से अधिक हो। आपको कोई एक ऐसी संख्या लेनी है 4 अंकों की जिसके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटाने पर 5085 से अधिक हो। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 4 अंकों की एक संख्या लेनी है। तो हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा जो अंतर है वो 5000 से ज़्यादा है, 5085 लाना है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या 9 ले लेंगे और दूसरी संख्या 2 ले लेंगे, है ना। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7000 के लगभग आएगा, जो कि 5000 से बड़ा ही होगा। और यहाँ पे आप कोई भी एक संख्या सोच सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे 5 ले लिए और यहाँ पे 4 ले लिए। अब इससे एक बड़ी संख्या बनाइए। तो इससे बड़ी संख्या क्या होगी? 9, 5, 4, 2। और इससे छोटी संख्या क्या बनेगी? 2, 4, 5, 9। अब इसको हमें घटा देना है। घटाने के बाद जो अंतर आएगा वो हमारा 5085 से अधिक होना चाहिए। तो बिल्कुल अधिक आएगा। 12 में से 9 गया 3, और ये 3 बचेगा, और ये अब 3 बचेगा तो 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4, 4 में से 4 गया 0, और ये हो जाएगा हमारा 9 का 9, 9 में से 2 गया 7, 7083 आता है, जो कि 5085 से अधिक है। इस प्रकार आप कोई और भी संख्या ले सकते हैं। याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ी संख्या रखिएगा और जो सबसे छोटी संख्या इन चारों में रखिएगा, उन दोनों का अंतर 5 से ज़्यादा हो, यानी कि 6, 7, 8 इस तरह का रख सकते हैं अंतर। जैसे हमने 9 और 2 लिया। 9 यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमने रखी थी और 2 यहाँ पे हमने सबसे छोटी संख्या रखी थी चारों संख्या में से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बी नंबर में है, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से कम हो। तो यहाँ पे आपको 4 अंक ऐसे लेना है जिसमें से जो सबसे बड़ा अंक होगा और जो सबसे छोटा अंक होगा चारों में से, उन दोनों का अंतर आप देख लीजिएगा कि 5 से कम कर लेना है। जैसे मान लिया जाए कि 7 ले लेंगे और एक 3 ले लेंगे, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, जो कि 5000 से कम हो जाएगा, है ना।
तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 5 है हमारा पहला अंक, तो इसको सबसे छोटा रखना। अब बाकी का जो 2 अंक होगा वो 3 से आप बड़ा रख लीजिए। तो यहाँ पे अगली 2 संख्या हम 5 और 4 ले लेते हैं, है ना, जो कि 3 और 7 के बीच का ही रखना है अपने को। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी इन दोनों की मदद से, वो क्या बनेगी, 7 5 4 3। और इससे जो सबसे छोटी संख्या बनेगी क्या बनेगी, 3 4 5 7। अब इन दोनों को क्या करना है, घटा देना है। अंतर हमारा जो है 5085 से कम आना चाहिए। तो अब इसको आप घटा लीजिए आसानी से। 13 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 6। यह हो गया 3, 13 में से 5 गया 8, यह हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया 0, और यह हो जाएगा 7, 7 में से 3 गया 4, 4086 आता है, जो कि 5085 से क्या है, कम है, जो कि 5085 से कम है। इस तरह का आप कोई भी संख्या सोच सकते हैं। ध्यान सिर्फ आपको ये रखना है कि चारों में से जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या रखेंगे उसका अंतर जो है 5 से कम होना चाहिए। तीसरा में कि आपको कोई भी 4 अंक लेना है और उन चारों अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो योगफल आए वो 9779 से अधिक हो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अंक जो है हम इस प्रकार लेते हैं, जो चूँकि 9000 से ऊपर ही लाना है तो 9 एक ले लेते हैं, है ना, और दूसरी संख्या मान लिया जाए कि 8 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब इससे सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या बनेगी, सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9 8 6 2। सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, 2 6 8 9। इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, योगफल 9 2 11 के 1 बाकी 1, 8 6 14 1 15 के 5 बाकी 1, 8 6 14 1 15 के 5 बाकी 1, 9 2 11 1, 12551 आ गया, जो कि 9779 से अधिक ही है, जो कि 9779 से अधिक है। आप इस तरह का कोई और भी संख्या ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा अंक होगा और इन चारों में जो सबसे छोटा अंक होगा, जैसे 9 और 2 है यहाँ पे, तो 11 है, तो 11 यानी कि 11 या 11 से ज़्यादा भी आ सकता है जोड़ने पे, बाकी अंकों को जोड़ने पे, तो वो 9000 से ऊपर ही आएगा, 9779 से। तो इस तरह का अंदाज़ा लेके आपको बनाना है और दोनों को जोड़ के जो है आपका इतना से अधिक आना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी का डी नंबर में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल 9779 से कम हो। तो 9779 से कम आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, 8000 भी ला सकते हैं, 7000 भी ला सकते हैं, 4000 भी ला सकते हैं, या 5000 समथिंग भी ला सकते हैं। उन दोनों को मिलाने पे जो है 9779 से कम हो। तो हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या के रूप में जो है हम 5 ले लेते हैं, और सबसे जो छोटी संख्या रहेगी इन 4 अंकों में वो 3 ले लेते हैं, है ना। तो 5 और 3 कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे 9000 से ऊपर है, यहाँ पे भी कुछ छोटी ही संख्या रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं ले लेना है। 5 3 मान लिया जाए कि यहाँ पे 4 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इन चारों की मदद से जो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, वो बनेगी 5 4 3 2, और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, 2 3 4 5। इन दोनों को योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7 और 5 2 7, 7777 आता है, जो कि 9979 से। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो योगफल आ रहा है 7777 आ रहा है, जो कि 9779 से कम है। क्लियर है। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हम पेज नंबर 65 में आ चुके हैं। 5 अंकों की सबसे, और आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, जो कि पेज नंबर 65 में है। 5 अंकों के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पैलिंड्रोम विलोमाक्षर का योगफल क्या होगा
उनका अंतर क्या होगा। पैलिंड्रोम संख्या आपको याद होगा, पिछले वीडियो लेसन में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा संख्या जिसको बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं पढ़ने पर एक जैसा ही हो, उसे हम पैलिंड्रोम संख्या कहते हैं। तो आइए इसे हल करते हैं हम। 5 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99999 5 बार 99,999, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और एक तरह से देखा जाए तो ये एक पैलिंड्रोम संख्या भी है, आप उल्टा भी पढ़ेंगे तो उतना ही आएगा। और 5 अंकों की अगर हम सबसे छोटी संख्या की बात करें तो कितना है? 10,000 है। लेकिन 10,000 एक पैलिंड्रोम संख्या नहीं है, क्योंकि इसको जब पढ़िएगा आप 1000 उल्टा पढ़िएगा तो 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आगे अगर हम इसमें एक और बढ़ा दें, ये तो हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गई। आगे अगर हम 10,000 को 10,001 अगर लिख दें तो ये एक पैलिंड्रोम संख्या हो जाएगी, और ये सबसे छोटी 5 अंकों की पैलिंड्रोम संख्या होगी। क्योंकि आप इसको देखिए 10001 उल्टा भी पढ़िएगा तो 10001 पढ़ सकते हैं, मतलब बाएं से दाएं भी वही संख्या है और दाएं से बाएं भी वही संख्या है। तो इस प्रकार जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी पैलिंड्रोम संख्या क्या हो जाएगी? 99,999। और 5 अंकों की सबसे छोटी जो पैलिंड्रोम संख्या होगी, जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पढ़ने पर एक जैसी ही हो, वो क्या हो जाएगी? 10,001 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो हमें पहले इसका योग निकालना है और फिर इसका अंतर निकालना है। तो पहले योग निकाल लेते हैं। ये योग हो गया, कितना आएगा? 9 1 10 के 0 बाकी 1, 9 0 9 ही होता है, 9 में 1 बाकी मिलाएंगे तो 10 के 0 बाकी 1, फिर 9 में 1 बाकी मिलाएंगे तो 10 के 0 बाकी 1, फिर 9 है तो 9 में 1 बाकी मिलाएंगे 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 और 10 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1,10,000। और इसका इन दोनों का जब अंतर आप निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए 99,999 और फिर कितना था? 10,001। यहाँ पे अंतर निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं? अंतर। तो अंतर क्या होगा? देखिए 9 में से 1 गया 8, ठीक है ना। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9 और 9 में से 1 गया 8, 89,998 आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, घड़ी में इस समय 10:01 बजे हैं। आप ध्यान से देखें तो यह एक पैलिंड्रोम संख्या है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे इसको बाएं से दाएं तो 1001, दाएं से बाएं पढ़िए 1001, तो ये एक पैलिंड्रोम संख्या हो गई। तो आगे कहता है कि कितने मिनट लगेंगे जब तक कि घड़ी अगला पैलिंड्रोम दिखाती है। इस पैलिंड्रोम के बाद आप अगले के बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी जो है 10:01 हुए हैं, ठीक है। तो कितने मिनट लगेंगे जब तक कि घड़ी में अगली पैलिंड्रोम दिखती है? तो अगली पैलिंड्रोम जो होगी वो इस तरह से होगी 11:11, 11:11। देखिए यहाँ पे आप 1 1 1 1, फिर उल्टा भी पढ़िए तो 1 1 1 1। तो कितने मिनट का अंतर हुआ? अंतर यहाँ पे कितने का आ रहा है? देखिए आप 11:11 से अगर हम 10:01 को घटा दें तो कितना आ जाएगा? 1 में से 1 गया 0, 1 में 0 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, कुल मिला के 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट का अंतर हुआ अगला पैलिंड्रोम लाने में। 1 घंटा 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? बराबर 70 मिनट। कितना? 70 मिनट का समय लगेगा। तो अब 11:11 हो चुका है ना। इसका जो अगला पैलिंड्रोम संख्या आएगा वो कितना आएगा? देखिए 11:11 में अगर 70 मिनट जोड़ दिया जाए तो अगर 60 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12:11, 10 मिनट और बढ़ाना पड़ेगा तो 11 10 कितना हो जाएगा? 21, 12:21 अगला होगा, है ना। ये भी एक पैलिंड्रोम संख्या होगी, 1 2 2 1 1 2 2 1। तो इस तरह से यहाँ पे 10:01 का अगला पैलिंड्रोम जो संख्या जो है घड़ी में इस तरह से आएगा 11:11।
और उससे जो अगला होगा वो आएगा 12:21। और अगला क्वेश्चन है, संख्या 5683 को कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे। तो हमने पिछले वीडियो लेसन में कापरेकर स्थिरांक संख्या के बारे में जाना था कि हम कोई भी 4 अंक की संख्या को लेते हैं और उसमें से उन चारों अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं जिसको a मान लेते हैं, और उन चारों अंकों से बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको b मान लेते हैं। फिर हम c के रूप में क्या करते हैं, a में से b को घटा देते हैं और जो संख्या आती है अब उस संख्या में से फिर से जो सबसे बड़ी संख्या बनती है a के रूप में बना लेते हैं, फिर जो सबसे छोटी संख्या बनती है b के रूप में बना लेते हैं, फिर c के रूप में a में से b को घटाते हैं, और इस प्रकार हम तब तक करते जाते हैं जब तक हमें 6174 ना प्राप्त हो जाए, क्योंकि 6174 जब आ जाएगा अंतर के रूप में तो वही जो है कापरेकर स्थिरांक कहलाता है। अभी हमें बताना है कि टोटल ऐसा कितना बार घटाने के बाद, इस प्रक्रिया को करने के बाद हमें जो है कापरेकर स्थिरांक यानी कि 6174 आंसर के रूप में मिलता है। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहला बार में जो हम कर रहे हैं, ये पहला चरण मान लेते हैं। इसमें हमारी संख्या कितनी है, 5683। तो ए हमारा क्या होगा, ए होगा इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या को लिखना। तो 8 पहले लिखना पड़ेगा, फिर 6, फिर 5, फिर 3। और इसी तरह से बी के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इनसे बनने वाली छोटी संख्या होगी, तो 3, 5, 6, 8 को लिखेंगे। अब सी क्या होता है, ए माइनस बी यानी दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर क्या होगा, 13 में से 8 गया 5, ये 4 हो गया। 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये 5 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0 और ये 8 ही रहेगा। तो 8 में से 3 गया 5, 5085 आ गया। ये हमारा पहला बार में हो गया। अब हम इसी में दूसरा बार देखते हैं। दूसरा बार में ए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से अब बनाना है आपको सबसे बड़ी संख्या, तो हो जाएगा 8550। बी आपका क्या होगा 0558, जस्ट इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। अब इसका सी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 4। 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 4। 14 में से 5 गया 9 और ये 7 में से 0 गया तो 7 हो जाएगा। इस तरह से जो है हमारा दूसरा चरण हो चुका है। एक और चरण चलाते हैं, तीसरा। चलिए यहाँ पे चलाते हैं तीसरा नंबर में। अब हमारा ए के रूप में क्या हो जाएगा, बोलिए। इसमें से आपको बनाना पड़ेगा 7992 में से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9972। और बी के रूप में इससे बनने वाली छोटी संख्या क्या होगी, इसको उल्टा कर दीजिए, 2799। अब सी इसका क्या निकल के आएगा, जो दोनों का अंतर होगा। 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया तो कितना हो गया 3, ये 6। 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। अब ये हो गया आपका 8, 8 में से 7 गया 1 और 9 में से 2 गया तो 7। 7173 आया है। अभी भी नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर इससे ए बनाएंगे, ये चौथा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या बनेगी बड़ी संख्या, एक बार घटाओ अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि गलती होगा तो नहीं मिलेगा आंसर। 12 में से 9 गया 3, ये 6 हो जाएगा। 16 में से 9 गया 7, ये 8। 8 में से 7 गया 1 और ये 9 का 9 रहेगा तो 9 में से 2 गया 7। चलिए ठीक। अब इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ए के रूप में क्या हो जाएगी, 7731, है ना। और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी बी के रूप में, 1377। अब इसका सी निकालिए, जो दोनों का अंतर होता है ए माइनस बी होता है। 11 में से 7 गया 4, ये 2 बच जाएगा। 12 में से 7 गया 5, ये 6 हो जाएगा। 6 में से 3 गया 3 और फिर 7 में से 1 गया तो 6। अभी भी नहीं आया, 6174 आना चाहिए। तो चौथा प्रयास में भी नहीं आया है, पांचवा प्रयास करते हैं। चलिए तो ये अब हम 6, 3, 5, 4 से बनने वाली बड़ी संख्या ए के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 5, 4, 3। और बी के रूप में इसका जो सबसे छोटा संख्या इससे बनेगा तो क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6। अब अंतर निकालिए इन दोनों का सी के रूप में। 13 में से 6 गया 7, ये हो जाएगा 3। 13 में से 5 गया 8, ये हो जाएगा
4, 4 में से 4 गया 0 और ये हो जाएगा 6, 6 में से 3 गया 3, 3087 आ रहा है। अभी भी नहीं हुआ। अब हम छठा प्रयास करते हैं। 3087 से बनने वाली बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 8730। ठीक है, ये हमारा ए के रूप में हो गया। बी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0378। अब इसका सी निकालिए, अंतर क्या होगा? 10 में से 8 गया 2, ये 2 हो गया। 12 में से 7 गया 5, ये 6 हो जाएगा। 6 में से 3 गया 3 और ये 8 का 8 पूरा बचेगा यहाँ पे, तो 8 उतर जाएगा। अभी भी नहीं आ रहा है 7164। सातवां प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 8 5 3 2 ए के रूप में, इससे बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी। बी के रूप में यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 2 3 5 8। अब इसको घटाइए। सी के रूप में आपको क्या आएगा? 12 में से 8 गया 4, ये 2 हो गया। 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पे आ गया आपका 4, 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 2 गया 6। तो यहाँ पे आपको आ गया 6174, जो कि क्या कहलाता है? काप्रेकर स्थिरांक। तो हमने कितना प्रयास किया है टोटल, तब जाके हमको मिला है कुल मिला के 7 प्रयास। तो यहाँ पे होगा, क्वेश्चन यही था कि काप्रेकर स्थिरांक तक पहुँचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 चरण। कितने चरण लगे हैं? 7 चरण लगे हैं। तो यही आपका आंसर होगा। बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।